अच्छा, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है किरचॉफ्स रूल। और किरचॉफ्स रूल के बारे में हमने पढ़ना है, लेकिन ऑलरेडी हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हुए हैं जिनसे हम वोल्टेज अक्रॉस एनी लोड या फिर रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लाइक ओहम्स लॉ, V इज़ इक्वल टू IR, या फिर सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स। ठीक है, तो डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो सिंपल सर्किट्स के लिए। अगर हम देखें किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को, तो किसी एक ब्रांच में करंट मतलब डिफरेंट करंट्स फ्लो कर सकते हैं, I1, I2, I3, या इनका सम, इनका डिफरेंस, या सम एंड डिफरेंस डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज एंड नेचर ऑफ सर्किट। ठीक है, जब हम कम्प्लेक्स सर्किट पे जंप करते हैं तो वहाँ हम ओम्स लॉ या सीरीज़ और पैरेलल सर्किट वाले रूल्स यूज़ नहीं करते। क्लियर है? तो उस कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? किरचॉफ्स लॉ की। मीन टू सॉल्व द कम्प्लेक्स सर्किट्स। क्या कम्प्लेक्स सर्किट्स को जब हम सॉल्व करते हैं हम इस रूल को यूज़ करते हैं। और कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का क्या मतलब है? क्या हमने वोल्टेज और करंट फाइंड करने हैं, सिंपल इज़ दैट। क्या सर्किट्स को हमने सॉल्व करना है और वोल्टेज और करंट फाइंड करना है। सपोज करते मैं एक सर्किट बना लेता हूँ, लाइक ये मेरे पास कोई सर्किट है, ये इस तरह का मेरे पास कोई सर्किट है। अब इस सर्किट को अगर आपको कोई कहे कि यहाँ आप लगा लो ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR, अगर इस बैटरी की वजह से करंट I है तो लाजमी नहीं ये I ही इसमें जाए, इसका कुछ पार्ट इधर भी जा सकता है, कुछ पार्ट इधर जाएगा। इसी तरह इस बैटरी की वजह से जो करंट है उसका कुछ पार्ट इधर भी आएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस हम किसी एक सोर्स की वजह से करंट नहीं ले सकते। ठीक है, और नेट करंट किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस कितना फ्लो कर रहा है वो मतलब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किरचॉफ्स रूल पहले अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसी बेस पे वोल्टेज और करंट फाइंड करने के लिए हमें अलग-अलग से दो रूल्स की ज़रूरत है। तो इट मीन्स किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, हमें उन दोनों की ज़रूरत है। लेकिन पहले हम ये कह देते हैं कि फर्स्ट जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अब इसको आप दूसरे नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट रूल कह सकते हैं या फिर जंक्शन रूल कह सकते हैं इसको। जंक्शन रूल नंबर 3 किरचॉफ्स करंट लॉ भी कह सकते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ KCL मीन फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, ये तीनों इसी का नेम है। अब फर्स्ट लॉ तो आपको पता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ है इसका। करंट लॉ भी आपके माइंड में ये एक तरह से माइंड बन रहा है कि करंट के बारे में, लेकिन जंक्शन रूल ये भी आपको पता नहीं है कि इसका नाम ये क्यों पड़ा। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर मैं कोई कम्प्लेक्स सर्किट बना लेता हूँ लाइक दिस, ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स सर्किट है और इसमें डिफरेंट रजिस्टर और डिफरेंट बैटरीज लगी हुई, 2 बैटरीज हैं और 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। अब इस सर्किट का आपको पता होना चाहिए कि सर्किट में 3 मेन पार्ट्स होते हैं इस तरह के सर्किट्स में। नंबर 1 जंक्शन, नंबर 2 ब्रांच और नंबर 3 लूप। ये 3 मेन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब देखो जंक्शन का क्या मतलब है। जंक्शन मीन बहुत सारी चीज़ों का किसी एक पॉइंट पे मिलना। वैसे हम जर्नली जंक्शन उसी लिए यूज़ करते हैं और सर्किट्स में भी जंक्शन का यही मतलब है
कि बहुत सारी चीज़ें किसी एक पॉइंट पे मिल रही होंगी। अब यहाँ चूँकि हम करंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत सारे सर्किट से आने वाला करंट किसी एक पॉइंट पे मिल रहा होगा। लाइक दिस, मैं यहाँ से कहता हूँ, देखो कि ये बैटरी है, अगर इस बैटरी की वजह से हम पोलैरिटी दें करंट की कि इसकी वजह से कोई करंट आई फ्लो कर रहे हैं, I1 इस डायरेक्शन में I1 आ रहा है। अब इस बैटरी की वजह से सपोज इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसकी वजह से करंट कोई I2 इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये दोनों इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। इस पॉइंट से मिलने के बाद बताओ आगे करंट किधर जाएगा? रास्ता ही है कि आगे करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब है इधर करंट कितना जा रहा है? I1 प्लस I2। अब ये पॉइंट जहाँ पे हमारे पास ये दो ब्रांचेस करंट लेके आ रही हैं और एक ब्रांच आगे करंट को वहाँ से लेके जा रही है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? जंक्शन। ये पॉइंट जंक्शन कहलाता है। अगर मैं ये कहूँ कि एक पॉइंट ये है जी, बताओ ये जंक्शन है या नहीं? नो, ये जंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ से करंट I1 आ रहा है और I2 या जो भी आ रहा है, तो वही करंट इसमें आ रहा है क्योंकि पाथ है कि तो इसका मतलब है ये सिंपल यहाँ बेंड है सर्किट का, जंक्शन नहीं है। अब जंक्शन, मिनिमम जंक्शन के लिए कितनी ब्रांचेस को होना ज़रूरी है? 1 2 3। कितनी ब्रांचेस को होना ज़रूरी है? 3। मीन के मिनिमम 3 ब्रांचेस डेट मीट्स एट अ पॉइंट फॉर्म जंक्शन, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब दूसरी बात है कि ब्रांच क्या है। मैं कहता हूँ एक जंक्शन ये है और ये भी क्या होगा? अल्टीमेटली जंक्शन है। कि यहाँ भी कितनी ब्रांचेस मिल रही हैं? 3। अगर ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, इस जंक्शन से इस जंक्शन तक करंट के कितने रास्ते हैं आपके पास? एक ये वाला रास्ता है करंट का, ठीक है, और दूसरा कौन सा रास्ता है? एक ये वाला रास्ता है, और तीसरा कौन सा रास्ता है? ये वाला रास्ता है ना, बीच वाला, कि यहाँ से यहाँ स्ट्रेट। अब देखो एक रास्ता ये बाहर से जा रहा है, एक ये इस जंक्शन पर जा रहा है, एक ये। इसका मतलब है एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक करंट 3 डिफरेंट वे से जा सकते हैं। तो ये वाले रास्ते जो करंट को लेके जा रहे हैं एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक, इनको हम कहते हैं ब्रांचेस। इनको हम क्या कहते हैं? ब्रांचेस। तो ब्रांच क्या होगी? ब्रांच एनी पाथ दैट कैरी करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर, कि ऐसा पाथ जो करंट को एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक लेके जाते हैं। कि पाथ दैट कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर, और उसको हम ब्रांच कहते हैं। अब इस सर्किट में कितनी ब्रांचेस है? 3 ब्रांचेस। अब लूप की बात है, लूप किसको कहेंगे? लूप मीन एन ए क्लोज सर्किट। और इसका मतलब क्या है? सपोज करते हैं कि मेरे पास ये पॉइंट ए, मैं इसको नेम दे देता हूँ, इसको मैं पॉइंट क्या कह देता हूँ? ए। अब पॉइंट ए से मैं करंट स्टार्ट करता हूँ कि पॉइंट ए से करंट यहाँ से नीचे गया, यहाँ से आगे गया, यहाँ से ऊपर, और वापस पॉइंट ए की तरफ। तो ऐसा पाथ जो करंट को ए से लेकर जाते हैं और वापस फिर ए ही पे लाता है, ऐसे पाथ को हम क्या कहते हैं? लूप। ऐसे पाथ को क्या कहते हैं? लूप। तो लूप क्या होगी? कि एन ए क्लोज पाथ दैट कैरीज अ करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेम पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेम पॉइंट, और इसको हम कहते हैं लूप। तो लूप क्या होगी फिर हमारे पास? एन ए क्लोज सर्किट। एन ए क्लोज सर्किट, क्या कोई भी क्लोज सर्किट लूप कहलाता है। और इसका मतलब क्या है क्लोज के पीछे? कि वहाँ जिस पॉइंट से करंट स्टार्ट होता है वापस उसी पॉइंट पे आता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब अगली बात आ गई कि अगर इस तरह के सर्किट कम्प्लेक्स ही, हमें करंट चाहिए किसी भी पॉइंट पे, हमने करंट देखने,
लाइक ये आप कह रहे हो कि यहाँ कोई एक जंक्शन ले लो, ये वाला जंक्शन ले लो, जंक्शन ये वाला ले लो। अब हम कहते हैं कि देखो इस जंक्शन से बाहर कौन सा करंट आ रहा है, देखो I1 यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, I1, क्या I1 इधर से ये आ रहा है तो इधर से ऊपर जा रहा होगा अल्टीमेटली। इसी तरह I2 इधर से, ये I2 इधर से नीचे आ रहा है तो इधर से किधर जा रहा होगा, ऊपर I2। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से I2 इसमें इंटर हो रहा है, I1 आगे जा रहा है। लेट्स सपोज कि इधर कोई करंट अवे जा रहा है I, तो ये I कितना होगा, ये सपोज्ड वैल्यू। इस तरह समझ लो, इसको इलादा से बना लो। यहाँ मैं कहता हूँ कि ये एक ब्रांच इसमें इंटर हो रही है और इसी तरह ये सेकंड ब्रांच है और इसी तरह ये आगे थर्ड ब्रांच है, कोई 3 ब्रांचेस। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस ब्रांच से भी करंट इंटर हो रहा है, इस ब्रांच से भी करंट इंटर हो रहा है, इस ब्रांच से करंट फिर क्या होगा, लीव, बिकॉज देयर इज़ नो सोर्स एंड सिंक। ये बात याद रखना, जंक्शन में कोई सोर्स और सिंक नहीं होता, नो सोर्स एंड सिंक। मतलब कि जंक्शन में ना तो कोई ऐसा सोर्स होता है जो करंट को जनरेट करे, ना तो सिंक होता है जो करंट को यूज़ करे। ठीक है, जंक्शन जस्ट पॉइंट है। अब अगर इसमें यहाँ I1 और I2 इंटर हो रहे हैं जंक्शन में, तो यहाँ सोर्स और सिंक नहीं है, तो आगे इस जंक्शन में से नेट करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, ब्रांच 3 में I1 प्लस I2। ये तो सिंपल है, मतलब कंटिन्यूटी को शो कर रहा है एक तरह से। जिस तरह आपने क्वीन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है कि जितना वॉल्यूम वाटर का आ रहा है किसी पॉइंट पे, इतना ही वॉल्यूम वहाँ से जा भी रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे कितना वॉल्यूम है एट ए सेम टाइम, 0, कि जितना आया इतना ही चला गया। इसका मतलब उस पॉइंट पे कोई वॉल्यूम मतलब वाटर मौजूद नहीं है। आप इसके एग्जांपल इस तरह समझे कि ये आपके पास एक पाइप आया पानी का, ये दूसरा पाइप आया और यहाँ ये आगे नल है शामिल, क्लियर। अब इससे कोई 20 लीटर पानी आया, इससे 30 लीटर पानी आया, ये 50 लीटर के आगे बाल्टी लगाई है, तो 50 लीटर यहाँ से आगे चला गया। तो कोई कहे इस पॉइंट पे कितना पानी स्टोर है, 0 लीटर। क्यों? क्योंकि 50 लीटर जितना इंटर हुआ इतना ही वाटर इसको लीव भी कर गया। नेट वाटर एट दिस पॉइंट इज 0। तो ऐसा ही यहाँ भी है कि जितना करंट आया, क्योंकि सोर्स और सिंक नहीं है, इतना ही करंट चला गया, नेट करंट 0। अब यही किरचॉफ्स लॉ कि किसी भी जंक्शन पे इंटर होने वाला करंट उस जंक्शन से लीव करने वाले करंट जितना होते हैं, मतलब जितना करंट किसी भी जंक्शन पे आ रहा है इतना ही वहाँ से जा रहा है। नेट करंट, टोटल अमाउंट ऑफ करंट एट अ जंक्शन एट एनी टाइम विल बी 0। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो किरचॉफ्स करंट लॉ को कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हम क्या कहेंगे कि जितना करंट आ रहा है इतना ही करंट जा रहा है। ये तो मैंने जर्नल कह दिया, इसको मैं अगर I प्राइम कहूँ जर्नल, तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 प्लस I2 जो इसमें इंटर हो रहा है विल बी इक्वल टू I प्राइम। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल द करंट दैट इंटर टू द जंक्शन will always equal to the sum of all the current that leaves the junction, yeah, that is coming in will be equal to the that is going out। के जंक्शन में आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा बराबर होता है, लेकिन नेट करंट क्या है, 0। अब इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा फिर कि आने वाला करंट यहाँ कौन से है, I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I प्राइम। अगर इसको जर्नल में कहूँ कि नेट करंट कि कितना आ रहा है
I1 प्लस I2, जा कितना रहा है I प्राइम, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा 0, कि जितना करंट आ रहा है इतना ही सर्किट से जा रहा है, जंक्शन के पास फ़िलहाल कोई करंट नहीं। अब असल में ये दूसरे वे से क्या बता रहा है, क्वांटाइजेशन या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मतलब कि जितनी चार्जेस के मालिक्यूल चार्ज कैरियर आ रहे हैं, इसके एग्जांपल पहले वाटर मालिक्यूल से समझ लो कि एक पाइप से 20,000 वाटर के मालिक्यूल एंटर हुए, दूसरे से भी 20,000, तो आगे सारे यहाँ चले गए 40,000 मालिक्यूल, तो जंक्शन के पास नेट कोई मालिक्यूल जंक्शन ही नहीं स्टोर किया। इसका मतलब है क्या पाई जाती है यहाँ, कंजर्वेशन, कि जितने वाटर के मालिक्यूल आए इतनी चले गए, नेट वाटर के मालिक्यूल कंजर्व हैं, कि जितनी इन दोनों साइड इतनी सैक में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है आने वाले और जाने वाले मालिक्यूल्स अगर इक्वल हैं तो कंजर्वेशन है। क्लियर है? तो यहाँ असल में क्या चीज़ आ रही है, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर इसका मतलब है जितने चार्ज कैरियर यहाँ एंटर होंगे इतनी चार्ज कैरियर यहाँ से लीव कर। दूसरे लफ्ज़ों में चार्ज, नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड या कंजर्व। नेट चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व, कि जितना चार्जेस मतलब जितना चार्ज यहाँ जंक्शन पे आ रहा है इतना ही चार्ज इस जंक्शन को लीव भी कर। क्लियर है? नेट चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व, मतलब चेंज नहीं आएगी। चेंज इन चार्ज क्या हो जाएगा, 0। चेंज इन चार्ज क्या होगा, 0। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट लॉ है ये किस पे बेस करता है, फर्स्ट लॉ किस पे बेस करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये बात याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब खुद से किरचॉफ ने ड्राइव नहीं किया, बल्कि ये प्रीवियस लॉ पे बेस कर रहे हैं। ठीक है, उसी की मदद से ड्राइव हुआ है। यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है? अच्छा, ये पहले जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है ये तो बहुत सिंपल था। सेकंड लॉ भी इसी तरह बहुत सिंपल है। फर्स्ट लॉ से हम किसी भी ब्रांच का करंट निकालते हैं कि कितना करंट किसी ब्रांच में जा रहा है या आ रहा है, और सेकंड लॉ से हम क्या निकालते हैं, वोल्टेज। सेकंड लॉ से हम क्या निकालते हैं, वोल्टेज। इसी बेस पे सेकंड लॉ के कौन कौन से नेम हो सकते हैं, हाँ, सेकंड लॉ के कौन कौन से नेम पॉसिबल हैं? एयर तो सेकंड लॉ है ना, दूसरा वोल्टेज रूल, और इसका और नाम भी हो सकता है लाइक सेकंड रूल, किरचॉफ सेकंड रूल, और दूसरा वोल्टेज रूल, और थर्ड वन ये किस पे एप्लीकेबल है, ब्रांच पे, जंक्शन पे, या फिर लूप पे? लूप पे ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, लूप पे। इसका मतलब है कि लूप रूल भी कह सकते हो इसको, जिस तरह उसको हमने जंक्शन रूल कहा था, क्योंकि वो जंक्शन पे एप्लीकेबल है, और ये किस पे, लूप पे एप्लीकेबल है, तो लूप रूल भी आप इसको कह सकते हो। क्लियर? अब ये है बहुत आसान है, और ये बेस किस पे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्योंकि वोल्टेज की बात हो रही है, और वोल्टेज क्या है कि चार्ज को बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, एनर्जी गिवन बाय बैटरी टू अ यूनिट चार्ज, कि चार्ज को बैटरी कितनी एनर्जी दे के भेज रही है। अब चार्ज वो एनर्जी लेके जा रहा है सर्किट में, आगे हमने सर्किट में बहुत सारे गैजेट्स लगाए हुए हैं, वो उस एनर्जी को कंज्यूम करती। बहुत आसान है, देखें कि ये फ़ैन लगा हुआ है सर्किट में, सपोज करें 20 जूल एनर्जी चार्ज को दी बैटरी ने और चार्ज को भेजा। जो ही वो फ़ैन के पास मतलब वो एनर्जी पहुंचेगी, फ़ैन उस एनर्जी को आगे किस में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। या बल्ब है तो लाइट और हीट की फॉर्म में बल्ब ने वो एनर्जी हमें दे दी। इसका मतलब है जितनी एनर्जी सर्किट को दी इतनी ही एनर्जी सर्किट से ले भी ली।
मतलब सर्किट ने जितनी एनर्जी सोर्स से ली इतनी एनर्जी आगे सप्लाई भी कर दी, तो नेट एनर्जी सर्किट के पास कितनी है? ज़ीरो। तो दूसरे लफ्ज़ों में जितनी वोल्टेज सर्किट को मिली इतनी ही वोल्टेज आगे कंज्यूम भी होगी, तो नेट वोल्टेज सर्किट के क्रॉस कितनी रही? ज़ीरो। क्लियर है? अब ये रूल बहुत आसान है, लेकिन ये डिपेंड किस पर करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे? देखो मैं एक सर्किट बना लेता हूँ। ये आपके पास एक सर्किट आ गया। अब इसमें आपको पता है कितनी ब्रांचेस हैं? 3, और लूप्स कितनी? 2। बज़ाहिर तो आपको 2 ही लूप्स नज़र आ रही हैं, एक ये, ठीक। लेकिन एक नेट लूप भी बाहर वाली है, ये वाली नेट, ठीक है, मेन लूप। अगर यहाँ से हम जाना स्टार्ट करें पॉइंट ए से, तो यहाँ से यहाँ से नीचे और वापस यहाँ, एक ये लूप भी है जो छुपी हुई है, ठीक है। अब इसके ये जंक्शन हैं, जंक्शन ए और जंक्शन बी। आप इसकी रेजिस्टेंस को भी नेम दे सकते हैं। सपोज ये बैटरी E1 है, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये बैटरी E2, ये रेजिस्टेंस R2। अब सबसे पहले जब हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें असल में रेजिस्टर के अक्रॉस जब हम वोल्टेज की बात करते हैं, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस। लेकिन कितना करंट होगा कहाँ से पता चलेगा? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से, कि किसी ब्रांच में कितना करंट है वो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट लॉ। फिर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है, किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस थ्रू आउट द सर्किट। फिर हम किसको फॉलो करेंगे? KVL को, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम करंट को डायरेक्शन कैसे दें? डायरेक्शन डिफरेंट वे से हम दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डायरेक्शन किस तरह देते हैं कि जंक्शन को देख के देते हैं। कैसे? लाइक मैं इस जंक्शन के अक्रॉस देता हूँ कि इस जंक्शन में से अगर कुछ करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ से कुछ करंट नीचे जा रहा है, तो लाजमी बात है कुछ करंट इसमें इतनी अमाउंट जितना यहाँ से क्या हो रहा होगा? इंटर। क्लियर? आप ऐसे डायरेक्शन दे सकते हैं, और या तो ऐसे दे सकते हैं आप बैटरीज को देख के। करंट की डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? बैटरीज को देख के। बैटरीज क्या है? ये वाला इसका पॉजिटिव टर्मिनल लो, ये वाला नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि इस लूप में करंट यूं फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो कि इस लूप में यहाँ से करंट कितना आ रहा है? I1, तो ये इस तरह फ्लो करेगा। और इस लूप में कैसे फ्लो करेगा? ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो यूं फ्लो करेगा, ठीक। इसका मतलब है यहाँ से करंट कितना आ रहा है? कोई I2। अब देखो अगर I1 इधर से आ रहा है करंट, चलो मैं बैटरीज ही को लेके दे देता हूँ पोलैरिटी, क्योंकि ये इजी वे है। क्लियर? अगर हमारे पास इधर से नीचे कितना करंट आ रहा है? I1। इधर से ऊपर कितना करंट आ रहा है? I2। तो इधर कितना जा रहा होगा फिर? I1 प्लस I2। ऑब्वियसली KCL लगेगा कि इधर कितना करंट जा रहा होगा? I1 प्लस I2। अब आपको कोई कहे कि इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, तो इस रजिस्टर का क्रॉस अब आप ओम लॉ लगा सकते हो, करंट मल्टीप्लाई रजिस्टर, इंडिविजुअल रजिस्टर का क्रॉस। क्लियर? लेकिन जब हम पोलैरिटी के साइन देंगे तो साइन कैसे देंगे? पोलैरिटी मतलब E1 को पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें। यहाँ रजिस्टर के अक्रॉस
वोल्टेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। जर्नल पहले दो रूल देख लो कि एक बात ये याद रखना कि अगर आप सोर्स जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं सर्किट को, उसका साइन आप रखते हो पॉजिटिव, तो जो सर्किट में कंज्यूम कर रही होंगे लाइक उसकी वजह से जो करंट आ रहे उसको जो कंपोनेंट अपोज कर रहे होंगे उनके अक्रॉस वोल्टेज फिर क्या होगी? नेगेटिव। अगर आप अपोजिंग जो कंपोनेंट है उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रखते हो पॉजिटिव, तो फिर जो सर्किट को करंट सप्लाई कर रहे हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज होगी नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं है कि सप्लाई जो मतलब सर्किट को करंट दे रहा है या जो करंट की डायरेक्शन में है जो सोर्सेस वो, और जो करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट हैं वो दोनों के साथ साइन सेम आए, ऐसा नहीं होता, साइन ऑपोजिट आएंगे। क्लियर? लेकिन साइन हम कैसे दे सकते हैं? साइन आप दो तरीक़ों से दे सकते हैं, एक या तो करंट की डायरेक्शन में या तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब करंट की डायरेक्शन में कैसे देंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे देंगे? आंसर सेम आएगा। लाइक आपने करंट की डायरेक्शन में अगर साइन दिए तो आपके पास कोई इक्वेशन बन गई 5i इज इक्वल टू समथिंग 6 समथिंग, तो अगर ऑपोजिट देंगे तो -5i इज इक्वल टू -6 समथिंग होगा, तो माइनस माइनस अगेन कैंसिल, आंसर क्या रहेगा? सेम। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको समझ लें कि हम कैसे देंगे साइन। साइन कन्वेंशन ये है, बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं। सपोज करते हैं मैं एक सिंपल सा सर्किट बना लेता हूँ, ये बैटरी है, ये एक रेजिस्टर लगा लेता हूँ, और ये अगर इसकी आपको समझ आ गई तो थ्रू आउट द सर्किट आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये आ गई मेरे पास वोल्टेज या EMF E, और ये आ गई रेजिस्टर R। अब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव के साथ आगे क्या कनेक्टेड है, और नेगेटिव के साथ आगे ये टर्मिनल कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर करंट की डायरेक्शन में कन्वेंशनल ही रखूं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमेशा करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टर का पहला टर्मिनल क्या आएगा? पॉजिटिव, और दूसरा टर्मिनल। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन हम ऑपोजिट ले रही हूँ तो रेजिस्टर का पहला टर्मिनल कौन सा आएगा और दूसरा टर्मिनल, ये बात याद रखें। क्लियर? अब मैं कहता हूँ कि रेजिस्टर के अक्रॉस मैंने वोल्टेज फाइंड करनी है। देखो रेजिस्टर का ये वाला टर्मिनल है हायर पोटेंशियल पे, ये वाला टर्मिनल है लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि किससे कनेक्टेड है? माइनस। ये कैसे कनेक्टेड है? प्लस। कन्वेंशनली करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसका मतलब है पहले जो पॉइंट आएगा वो हाई पोटेंशियल पे, बाद वाला लो पोटेंशियल पे होगा। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ रेजिस्टर के अक्रॉस VR, तो किसके इक्वल हो जाएगा? बेस माइनस V प्लस माइनस V माइनस। लेकिन V प्लस हायर है, V माइनस लोअर है, तो हायर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, आंसर क्या आएगा? 5। तो इसके अक्रॉस फिर वोल्टेज क्या आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब है अगर हम करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज फाइंड करना चाहें तो जो अपोजिंग कंपोनेंट्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव आएगी। लाइक जितनी भी रेजिस्टिव अप्लाइंसेज हैं जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रही हैं उनके अक्रॉस साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। चाहे वो बैटरी हो, पोलैरिटी ऑपोजिट लगाई हो, चाहे वो रेजिस्टर हो। क्लियर? लेकिन यही करंट जब यहाँ से जाता है तो यहाँ से इंटर होता है। एक्सटर्नल सर्किट में तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, इंटरनल सर्किट में किधर जाएगा? बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बैटरी का क्रॉस जब हम वोल्टेज फाइंड करेंगे तो बैटरी का क्रॉस ये कैसे बनेगा? ये वाला बैटरी का पॉजिटिव है, ये वाला बैटरी का नेगेटिव। करंट इधर से इधर आ है, तो पहले वाला टर्मिनल क्या है? लोअर पोटेंशियल, दूसरे वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? E V माइनस माइनस V प्लस। तो ग्रेटर वैल्यू हमारे पास कौन सी है? V प्लस। तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। साइन क्या आएगा? इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन में अगर हम पोलैरिटी लें तो जो कंपोनेंट अपोज कर रहे हैं करंट के फ्लो को उनके अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव आएगी, तो जो करंट को सपोर्ट कर रहे हैं उनके अक्रॉस नेगेटिव। लेकिन अगर हम डायरेक्शन रिवर्स करते
डायरेक्शन हम एंटी क्लॉक वाइज के बजाय कौन सी लें, क्लॉक वाइज। तो बैटरी के अंदर से करंट फिर इधर से उधर जाएगा तो बैटरी की पोलैरिटी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर तो रजिस्टर में करंट उधर से इधर आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो रजिस्टर का क्रॉस फिर क्या बन जाएगा, वोल्टेज नेगेटिव। क्लियर। लेकिन साइन देखें दोनों के फिर ऑपोजिट आए कि जो करंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो करंट को अपोज कर रहे हैं, दोनों कंपोनेंट के क्रॉस साइन डिफरेंट आ रहे। अब यहाँ आ जाएं, लगाएं ला। आप इस ला को दो तरह से लगा सकते हो, या तो इन टर्म ऑफ एनर्जी लगाओ। इन टर्म ऑफ अगर एनर्जी लगाओगे तो वोल्टेज क्या होती है, EMF इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाई पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगी, वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज। ये EMF है, या इसको वोल्टेज कह दो, वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज। अब मैं कहता हूँ कि बैटरी ने कितनी एनर्जी दी सर्किट को, तो कितनी हो जाएगी, E1 मल्टीप्लाई Q। और इसी तरह रजिस्टर ने कितनी एनर्जी यूज़ की, तो कितनी हो जाएगी, रजिस्टर का क्रॉस वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज। इसी तरह इसके क्रॉस भी वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज। तो नेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ला क्या कहते हैं, जितनी एनर्जी सप्लाई हुई इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। नेट एनर्जी कितनी हुई, ज़ीरो। एक तो आप इस वजह से डिफाइन कर सकते। दूसरा कौन सा है, सिंपल वोल्टेज में डायरेक्ट इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो कि आप इसको ऐसे बयान कर सकते हो कि सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस अक्रॉस अ क्लोज लूप इज ऑलवेज ज़ीरो। या तो इसकी ये डेफिनेशन है कि सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस अक्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। या दूसरी वैसे कैसे बता सकते हो कि सम ऑफ all the voltages that support to the current which is flowing through a loop is equal to the sum of all the voltages that oppose the current through that circuit। आप ऐसी भी डिफाइन कर सकते हो कि जो सपोर्टिंग कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज है वो अपोजिंग कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर हो। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट will always equal to the energy consumed by the circuit। या फिर voltage supplied to the circuit will always equal to the voltage given by the circuit। कि वोल्टेज जितनी सर्किट को दी वो और सर्किट ने जितनी आगे कंज्यूम की या आगे सप्लाई कर दी वो दोनों क्या होंगी, बराबर। क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस दैट सप्लाई टू द सर्किट will always equal to the sum of all the voltages that consumed by the circuit। क्लियर। ऐसी भी इसको डिफाइन कर सकते हो। अब किसी भी वैसे डिफाइन कर लो तो आप मैथमेटिकल फॉर्म इसकी फिर कैसे ड्राइव कर सकते हो, देखो। अब सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस अक्रॉस अ क्लोज सर्किट ज़ीरो। या तो ये रूल लगाओ, या वोल्टेज सप्लाई टू द सर्किट विल ऑलवेज इक्वल टू द वोल्टेज कंज्यूम बाय द सर्किट। कौन से ला से हम मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करें, दूसरे से। देखो यहाँ अगर मैं इस सर्किट की बात करूँ, ये सिंपलेस्ट सर्किट, आप इस पर भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर इस पे लगाओगे तो थोड़ा ये करंट I1 प्लस I2 आएगा, तो इस पे लगाओगे तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कि अगर मैं एक और रजिस्टर भी यहाँ लगा लूँ थोड़ा सा, ताकि 3 टर्म में एटलीस्ट बन जाए। ये सपोज करो R1 है, ये क्या हो जाएगा R2। अब इस सर्किट में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। लेकिन याद रखना एक और बात कि करंट थ्रू आ क्लोज लूप will always remain same regardless of the component which are being used in that loop। लाइक इस लूप में करंट I फ्लो कर रहा है, तो जो मर्जी आगे कंपोनेंट लगी हुई है, यहाँ भी करंट I होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी करंट I होगा, इस पॉइंट पे भी I होगा, इस पे भी और इस पे भी। एक लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हर पॉइंट पे सेम होगा।
क्लियर, वो चेंज नहीं होगा। आप ये सोचें कि यहाँ से करंट आई आया, यहाँ रजिस्टर है, करंट कम हो गया, यहाँ से एक और रजिस्टर है, करंट और कम हो गया, और यहाँ पहुँचे ही, ऐसा नहीं होता। जो करंट सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है क्लोज सर्किट में, एक लूप के अंदर करंट हमेशा सेम रहे। क्लियर। अब अगर करंट इस पूरी लूप में कितना फ्लो कर रहा है, आई, और डायरेक्शन कोई एक ले लो, कन्वेंशनल ही ले लो, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो कौन सा रूल लगेगा कि जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे सर्किट में उनके साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और जो वोल्टेज कंज्यूम करेंगे उनके साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फिर लगा लो सप्लाई कौन कर रहे हैं सर्किट को वोल्टेज, ईएमएफ, तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी माइनस होगी। सप्लाई सिर्फ एक ही कंपोनेंट कर रहे हैं ना, बाकी कोई नहीं है, तो दैट ये किसके इक्वल होगी, जो वोल्टेज आगे कंज्यूम कर रहे हैं कंपोनेंट उनके क्रॉस पोटेंशियल। कंज्यूम को कौन से कंपोनेंट कर रहे हैं, एक ये रेजिस्टर और एक ये रेजिस्टर। अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, सपोज VR1 प्लस VR2, तो माइनस ई विल बी इक्वल टू VR1। ओम्स लॉ लगाओ यहाँ, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, I मल्टीप्लाई R, तो I है हमारे पास I, R है R1 प्लस सेकंड हमारे पास IR2, तो ये हमारे पास बन गया ये हमारे पास क्या बन गया, नो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस, और ये बन गया हमारे पास इज इक्वल टू 0, कि सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस अक्रॉस अ क्लोज सर्किट इज 0। क्लियर। लेकिन अगर आप इसको दूसरी डेफिनेशन में बनाना चाहो तो ये माइनस वाला दूसरी साइड पे ले जाओ, तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, IR1 प्लस IR2 विल बी इक्वल टू, ये ई इधर जाके क्या हो जाएगा, ई। अब ये हमें क्या बता रहे हैं कि वोल्टेज का सम, जो वोल्टेज कंज्यूम हुई सर्किट में, किसके इक्वल है, उस वोल्टेज के इक्वल है जो सर्किट को सप्लाई की। मतलब कंजम्पशन और सप्लाई दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल, लेकिन नेट क्या होगा, 0। नेट क्या होगा, 0। क्लियर। अब इसी ही को आप इन टर्म ऑफ एनर्जी कैसे लिख सकते हो कि एनर्जी सप्लाइड, सप्लाई अगर नेगेटिव में लो तो क्या आ जाएगी, माइनस ई टू अ चार्ज क्यू, ये आ गई एनर्जी सप्लाई, प्लस एनर्जी कंज्यूम जो हुई है, एनर्जी सप्लाई, नेट वोल्टेज का मतलब है सप्लाई प्लस कंज्यूम, दोनों को ऐड अप करो, ये आ गई सप्लाई प्लस कंज्यूम कितनी हुई है, IR1 इनटू क्यू प्लस सेकंड रजिस्टर के अक्रॉस IR2 इनटू क्यू विल बी इक्वल टू 0, कि जितनी एनर्जी सर्किट को दी इतनी सर्किट ने कंज्यूम कर ली, नेट एनर्जी कितनी है, 0। क्लियर। अब इससे अगर आपने ये वाली फॉर्म बनानी है तो क्या करोगे, चार्ज को लो कॉमन, चार्ज साइड पे आके 0 बाय एनीथिंग 0, तो यही इक्वेशन बन जाएगी। कि अगर आपने एनर्जी से डिराइव करना है तो आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक कि KCL से हम करंट निकालते हैं और KVL से हम वोल्टेज निकालते हैं, लेकिन जब हम वोल्टेज निकालेंगे तो उससे पहले KCL उस सर्किट पे यूज़ होगा, क्योंकि जब हम ब्रांच की बात करेंगे किसी भी ब्रांच पे करंट, वो तो सिंपल है, लेकिन अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहोगे तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट है, आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर ये I1 है और ये I2 है, आप ये तो नहीं कह सकते इसके अक्रॉस I1 है या I2, इसके अक्रॉस आप KCL से निकालोगे कि अगर ये भी यहाँ इंटर हो रहा है, ये भी इंटर हो रहा है, तो लाजमी बात है फिर ये दोनों मिल कर यहाँ जा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस कितना करंट हो जाएगा, I1 प्लस I2।
तो फिर यहाँ आप जब ओम लॉ लगाओगे वोल्टेज के लिए तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 इंटू R2। क्लियर है। तो इस तरह हम KVL और KCL से इजीली वोल्टेज और करंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये कम्प्लेक्स सर्किट के लिए। ये किसके लिए, कम्प्लेक्स सर्किट के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपने और याद रखनी है, कौन सी, ये वाली जो मैंने आपको बताई, करंट की डायरेक्शन हम कैसे लें। अगर करंट की ही डायरेक्शन में हम वोल्टेज लें तो पॉजिटिव किसके क्रॉस आएगी, नेगेटिव किसके क्रॉस। अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो साइन उलट जाएंगे, साइन उलट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सोर्स के क्रॉस और जो अपोज कर रहे सर्किट में कंपोनेंट उसके क्रॉस सेम साइन हो वोल्टेज या एनर्जी के, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है।